हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बाद। छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो वो है बस्तर। बस्तर को जिसने नहीं साधा वो सत्ता तक पहुंच नहीं पाता। शायद यही बात समझकर जानकर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों दलों ने अपना पूरा जोर बस्तर पर लगाना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि फोकस बस्तर पर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ताबड़तोड़ बस्तर दौरा कर संगठन और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहे हैं, तो इधर सरकार भी एक के बाद एक विकास योजनाओं और घोषणाओं के जरिए बस्तर को साध कर रखना चाहते हैं। सवाल ये, बस्तर के लोग किसकी सुनेंगे, किसका साथ देंगे? चर्चा दोनों पक्षों से करेंगे एक रिपोर्ट के बाद। जिसने बस्तर साध लिया उसने सत्ता साध ली। बस्तर को छत्तीसगढ़ के सत्ता की चाबी कहा जाता है। इस चाबी को हासिल करने सियासी कसरत शुरू हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें उसी कवायद का हिस्सा हैं। बीजेपी के डी पुरंदेश्वरी लगातार एक्शन में ताबड़तोड़ दौरा कर 1.5 महीने के भीतर बस्तर की सभी 12 सीटों पर बैठकें ले चुकी हैं। प्रदेश प्रभारी सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से 2018 में हार की वजह और 2023 में जीत का रास्ता पूछ रही हैं। प्रदेश प्रभारी के आक्रामक तेवर और दौरे का ही नतीजा है कि बस्तर में रोजाना बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन हो रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से जिन ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को हमको आशीर्वाद मिला था, एक बार हमें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से वहाँ पे हमको आशीर्वाद मिलेगा। 2023 के चुनाव में हमारा विशेष फोकस है वहाँ की समस्याओं का निराकरण। आखिर ट्राइबल परेशान क्यों है, इसको फोकस करके हम आने वाले समय के अंदर में उनके लिए काम करेंगे। हालांकि एक दिन पहले बस्तर के बीजेपी नेताओं का दिल्ली दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस ने भी दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। दूसरी ओर कांग्रेस इस दौड़ में पीछे नहीं है। बस्तर को साधने सरकार की ओर से विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय जगदलपुर दौरे पर गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर को एक बार फिर करोड़ों की सौगात दी। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वादे को पूरा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी बस्तर के लोगों से धोखा देती रही, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब कोई भी कार्यक्रम वहां सफल नहीं होने वाला। बहरहाल अगले साल चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों कमर कस चुके हैं। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सरकार की नाकामी गिनाने की रणनीति है, तो सत्ता पक्ष के पास पिछली सरकार की नाकामियां और विकास की सौगात देने की शक्ति है। ऐसे में आम बस्तरिया और भोले भाले आदिवासी किस पर भरोसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो मुद्दा साफ तौर के ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि अगले चुनाव से पहले कैसे अपनी जमीनी पकड़ को बनाकर रखें। इस पर दोनों पक्ष क्या कहते हैं, क्या तैयारी है और इन तैयारियों पर क्या विपक्षियों की राय, ये भी जानेंगे। संतोष बाफना जी हैं, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नमस्कार बाफना साहब, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, संचार प्रमुख, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आज मंच पर हैं। सुशील जी नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करें। इसके पहले बस्तर को लेकर जो पार्टियों का फोकस है, इसके बारे में आम जनता क्या सोच रही है, ये पहले दिखाते हैं। चाहे बस्तर में रेल की बात हो या सड़क परिवहन की बात हो या एयरपोर्ट के विस्तार की बात हो, ये अभी भी ये समस्याएं सुलझी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज्वलंत जो मुद्दा है यहाँ नक्सलवाद का है, तो नक्सलवाद को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोनस यहाँ पे दिया जा रहा है किसानों को। एक तरह से जो नरवा गरवा धुरवा बाड़ी की परिकल्पना है सरकार की, काफ़ी अच्छी परिकल्पना है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसमें और सुधार की आवश्यकता है। बैकफुट पर ही है इस गवर्नमेंट को लेके, और इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का भी वादा किया था, जिन्होंने अभी तक कोई इस पर अमल नहीं किया है। तो जनता इनसे अभी कुछ खफा है। मोबाइल का जो नेटवर्क है वो आज भी देखिए कोकामेटा क्षेत्र में, उससे थोड़ा आप आगे चल देंगे नहीं मिल पाएगा, ओरछा तक ही मिल पाएगा, ओरछा से आगे नहीं मिल पाएगा। ये जो, लेकिन जितना भारत आगे बढ़ा, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को।
तो ये लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं और अपार संभावना वाले बस्तर को अभी भी विकास की दरकार है, अभी भी विकास की चाह है। हमारे साथ में दोनों ऐसे विद्वान जुड़े हुए हैं जो इस इलाके की राजनीति को भी समझते हैं। शुक्ला साहब, पहला सवाल आप ही से। सत्ता पक्ष उस इलाके में विकास के कई कार्य कर रहा है, सतत काम कर रहा है, लेकिन नक्सलवाद, इलाके में संचार की व्यवस्थाएं और इलाके का डेवलपमेंट, ये वहाँ के लोगों के लिए आज भी अहम बिंदु है। कैसे सरकार वहां पर आगे बढ़ेगी, कैसे सत्ता पक्ष बस्तर को अपने पास रख पाएगा आगे? निश्चित तौर से पुनीत जी, देखिए पिछले 1.5 दशक से जिस प्रकार से बस्तर का विकास होना था, जिस प्रकार से बस्तर के लोगों को सुविधाएं मिलनी थी, दुर्भाग्य से वो सुविधाएं, वो विकास बस्तर के लोगों को नहीं मिल पाई। पिछले 3.25 साल में हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की प्राथमिकता में बस्तर के विकास को रखा। आप देखिए कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा का, और उस नारे का वह नारा फलीभूत हुआ और दिख रहा है। सबसे पहले उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बस्तर के लोगों को एक विश्वास पैदा करने के लिए वहाँ के किसानों की जो जमीनें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिग्रहित करके रखा था, 4,000 एकड़ से अधिक की जमीनों को वापस किया। उसके कारण बस्तर के आदिवासियों में जो सरकार के प्रति का विश्वास था, वो अविश्वास दूर हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि 15 साल के बाद एक सरकार बनी है, जो सरकार उनके पक्ष में कुछ काम करना चाहती है। जो लोग सरकार को फेवर नहीं करते थे, माओवाद को फेवर करते थे, ऐसे लोगों ने सरकार को फेवर करना शुरू किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम, 4.5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल से लंबित रखा था, हमारी सरकार बनने के बाद उन वन अधिकार पट्टों को फिर से रिव्यू करने का काम शुरू किया गया। लगभग 52,000 से अधिक जो सामुदायिक वन अधिकार पट्टे थे, उनको फिर से रिव्यू करने का काम शुरू किया गया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, बस्तर के लोगों के रोजी रोटी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वह थी तेंदू पत्ता संग्रहण, जिसके संग्रहण की राशि को हमारी सरकार ने 1.5 गुना 2500 से बढ़ा के 4,000 किया। जो लघु वनोपज थे, जो बस्तर की आजीविका का बड़ा आधार माना जाता, सिर्फ 7 लघु वनोपज बस्तर के लोगों के खरीदे जाते थे। हमारी सरकार बनने के बाद 52 से अधिक वनोपज की खरीद शुरू की गई, और यह बताने में हमें फख्र है कि हमने लगभग 72 से अधिक लघु वनोपज जो देश में खरीदे गए, वो बस्तर से खरीदा गया। इसके अलावा लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना, बस्तर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को तत्कालीन सरकार ने लगभग रद्द करके रखा हुआ था। हमारी सरकार बनने के बाद उन अधिकारों को फिर से बहाल करने की न सिर्फ कोशिश की गई, बल्कि उनको बहाल किया गया। छोटे छोटे अपराधों में बस्तर के आदिवासियों को सुशील जी, इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। सुशील जी, बहुत हद तक अगर आप देखें, पिछले 4 चुनाव उठा लें, पिछले 4 चुनाव, तो इसमें से एक बार को छोड़ दिया जाए, 3 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से अधिक विश्वास बस्तर का आपकी पार्टी पर भी रहा है। लेकिन अभी भी आज जब बात की तो लोगों ने नक्सलवाद को और संचार को लेकर के कुछ समस्याएं बताई हैं। इसको लेकर के क्या प्लानिंग? देखिए पुनीत जी, जैसे ही हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नक्सलवाद के लिए एक सुनिश्चित नीति बनाएंगे। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमारे पत्रकार साथी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं जो व्यापारी साथी हैं, वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ पे तैनात जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, उन सब से हम बात करके उसके बाद नीति बनाएंगे। उसकी एक सार्थक नीति बनी, विश्वास, विकास, सुरक्षा को आगे लेके नई नीति बनी। और उस नीति का परिणाम है पुनीत जी कि 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने माना कि बस्तर में नक्सलवादी आक्रमण में 82% की कमी आई। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है कि वहाँ के लोगों में यह चीज पैदा करना कि वह विकास की आम धारा से जुड़ रहे हैं। आज डेनेक्स का कपड़ा ये पूरे देश दुनिया में बिक रहा है, तो कहीं से बस्तर के लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है। यदि वहाँ के आदिवासी जो सालों से बंद थे, उनको छोड़ने के लिए जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई गई है, और वह कमेटी वहाँ की रिव्यू कर रही है, आदिवासियों को बाहर छोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं उनके अंदर में विश्वास पैदा होता है। चलिए, मैं आपके पास, सुशील जी, मैं आपके पास और आऊंगा, जो मुद्दे आपने कहे उस पर विस्तार से बात करूंगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाफना जी, लंबा तजुर्बा आपका है। 15 साल तक सरकार चलाने के बाद में प्रभारी महोदया को भारतीय जनता पार्टी की बार बार पूछना पड़ता है, हारे क्यों और अब जीतने के लिए करें क्या? ऐसी नौबत क्यों बन पड़ी? बस्तर क्यों आपका लगातार साथ छोड़ता है? क्यों वहां पर आपको अब इतनी मेहनत और सिरे से मेहनत करनी पड़ रही? पुनीत जी, सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की मेरे ओर से बधाई, और सुशील जी को भी मेरी तरफ से बधाई, और छत्तीसगढ़ की जनता को मेरी तरफ से बधाई।
जहाँ तक आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो प्रभारी महोदय का दौरा के बारे में आपने प्रश्न किया है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार हम लोग चुनाव के बाद भी लगातार सक्रियता के में हमारे यहाँ कोई कमी आई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे फिक्स कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं जो 2018 में जो हुआ वो एक एक्सीडेंटल रूप से जो चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया था, उसका कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बिजली बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ, 2500 में जो धान खरीदेंगे, ऐसा एक जो झूठे लुभे लोक लुभावन जो मतलब वादा करके जो लोगों को भरमाया गया, उसके कारण से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, यदि हम विकास की बात करेंगे तो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो विकास बस्तर का किया है, वो विकास अभी 3.25 साल में जो कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार का कहीं पर भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। हमारे आदरणीय सुशील जी कह रहे थे कि यहाँ पर 5500 एकड़ ज़मीन हमने टाटा की जो अधिग्रहित की थी, टाटा के यहाँ स्टील प्लांट लगना था, उस ज़मीन को हमने वापस किया है। स्वाभाविक रूप से उससे एक यहाँ पर जो नकारात्मक स्थितियाँ गई है, औद्योगिक वातावरण जो है, यहाँ का उद्योग का कोई मामला नहीं बन रहा है। एक उद्योग चपका में लगना था, उसके लिए भूपेश सरकार ने घोषणा किया था कि हम 150% ज़्यादा हम पैसे देंगे, आप यहाँ वो लगाइए, प्लांट लगाइए, स्टील प्लांट लगाइए। लेकिन कहीं लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। चाहे शिक्षा का मामला हो, यदि गाँव-गाँव में स्कूल खोलने का मामला हो, चाहे आश्रमशालाएं खोलने का मामला हो, एकलव्य स्कूल को खोलने का मामला हो, आश्रम स्कूल खोलने का मामला हो, जावंगा सरीके एजुकेशन हब खोलने का मामला हो, चिकित्सा के क्षेत्र में बस्तर में मेडिकल कॉलेज खोलने का मामला हो। ठीक है बाफना जी, दो मेरे छोटे-छोटे सवाल हैं, आप ही की बातों से निकले हैं, मामला हो, अगर आप सुन पाए तो। बस्तर के लोगों ने जो आज रिएक्शन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद और संचार आज भी वहां दिक्कत है। 15 साल तक आप सरकार चलाते रहे, ये दिक्कतें क्यों बनी रही, पहली बात। दूसरा, आपने जमीन वापसी पर जो सुशील जी कह रहे थे कि विश्वास, फेथ बिल्डिंग बहुत जरूरी, आपकी भी जब सरकार थी तो कहते थे उसकी आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता उस दिशा में ये काम ठीक हुआ, और अगर गलत हुआ तो फिर कैसे सुधारेंगे बीजेपी वाले? कि नहीं, मेरे को तो लगता है कि औद्योगिकरण के जो दिशा में बस्तर जो बढ़ रहा था, यहाँ पर उद्योग लगने वाले थे, छोटे छोटे उद्योग लगने वाले थे, टाटा सरी का बड़ा स्टील प्लांट यहाँ आने वाला था, उसमें जो ब्रेक लगा है, यहाँ औद्योगिकरण का वातावरण तो जमीन वापस करने से वापस गया है, मतलब गया है, ये बात तो क्लियर कट गई है। और जहाँ तक संचार और भारत नेट की आपने बात कही है, हमारे जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो भारत नेट, बस्तर नेट के नाम पे पूरे जगह पे कनेक्शन करने का काम यहाँ पर किया गया था। और गांव-गांव में भी आज यदि संचार की सुविधाओं का जो विस्तार 3 साल पहले जो हुआ है वही के वहीं पर है। और ठीक है, दोनों पर मैं उत्तर लेता हूं। बढ़ोतरी नहीं पाई। सुशील जी, आप सुन रहे हैं, हम बहुत से मामले उद्योगों से दूर हो गया बस्तर। पुनीत जी, मैं बाफना जी से सवाल जानना चाहता हूँ, क्या टाटा ने वहाँ पे संयंत्र लगाने का, वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद वापस लिया? टाटा ने तो वहाँ पे उद्योग लगाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार के समय ही वापस ले लिया था। क्यों लिया था, इसका जवाब तो बाफना जी को देना चाहिए या डॉक्टर रमन सिंह जी को देना चाहिए। निश्चित तौर पे बस्तर में अब जाके बेहतर वातावरण तैयार हुआ है, अब बस्तर शांति की दिशा में जा रहा है, अब बस्तर के आदिवासियों में एक सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। भाई, जब 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यह नियम बना था कि उद्योगों के लिए जो जमीन ली जाएगी, यदि वह उद्योग नहीं स्थापित होगा तो उस जमीन को किसानों को वापस कर दी जाएगी। तो फिर आपने लैंड बैंक बना के क्यों जमीन को रखा हुआ था भाई? इसके पीछे किसकी फायदा थी? आप किनको उस जमीन को उत्तर आप दे सकते हैं बाफना जी, आपके शासनकाल में मना किया था? आप जहाँ तक हमारे शासनकाल में जमीन लेने का मामला था, CSIDC के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी ने टाटा के लिए जमीन अधिग्रहित करवाई थी, और इसके लिए 90 करोड़ रुपए टाटा जो थी अपने कंपनी, उसने पैसा भी दिया था। लेकिन जो बाफना जी, टाटा वापस नहीं गया। टाटा वहाँ पे प्लांट लगाना तो आपके समय मना कर दिया था, आगे बढ़ 2017 में ही टाटा ने तो 2017 में ही निजाम कर दिया था कि बस्तर में प्लांट नहीं लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उस जमीन को लैंड बैंक बना कर रखा हुआ था।
आदिवासियों को वापस करना था, आपकी सरकार ने नहीं वापस किया। प्रयास तो चालू है ना साहब। अच्छा, उसमें उस लैंड बैंक रहता है तो आपको देखिए, आपका लैंड बैंक बनाना ही गैर कानूनी था। यहाँ पर उद्योग खुलते, चाहे आप विधायक रहे हैं, काफी विद्वान व्यक्ति हैं, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यदि उद्योगों के लिए जमीन ली गई है और वहां पे उद्योग नहीं स्थापित हो रहा है, तो उस जमीन को यदि आप उन मूल किसानों को नहीं वापस कर रहे हैं तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का आप वायलेशन कर रहे हैं। और सरकार ये जैसा कर रही थी 2013 के उसमें कहीं न कहीं आपने उन आदिवासियों के प्रति आपके सरकार के प्रति विश्वास था, वही विश्वास तो पैदा करने की जरूरत है। आज वही विश्वास तो पैदा हुआ है ना। 10 साल तक जमीन जो है वो CHIDC के पास रहेगी, उसके बाद नहीं लगेगी तो जमीन वापस की जाएगी। ये बात विधानसभा में मैंने उठाया था। 10 साल का प्रश्न उत्तर सम्माननीय हमारे राजस्व मंत्री ने मुझको दिया था। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, फिर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यदि उद्योग नहीं लगता है तो उद्योग विड्रॉल होता है, तो उस जमीन को मूल किसानों को वापस करने का। चलिए, खैर ये जनता से जुड़ा और बस्तर से जुड़ा एक मामला है जिस पर प्रश्न है और दोनों पक्षों के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि बस्तर किसके पास रहेगा और उसका आधार क्या होगा। आप दोनों से मैं पूछूंगा कि बस्तर अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी चाहती है कि उसके पास आए या रहे, उसका विश्वास रहे, तो क्या आधार उसका बनेगा। संतोष बाफना जी, अब भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, क्या मानना है, कैसे बस्तर आपका साथ देगा? पिछले 2 चुनाव के नतीजे, सीटें आपके सामने हैं, क्यों वो साथ देगा? क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी वहां कहेगी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बस्तर के नेता हैं, लीडर हैं, लगातार लोगों के बीच सक्रिय हैं। लोगों की समस्याएं उठाने का मामला हो, चाहे हम यदि कहें हमारे बूथ स्तर के शक्ति केंद्र का गठन का मामला हो, चाहे शक्ति बूथ स्तर पे गठन का मामला हो, हमारे कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज बस्तर में तैयार है। और आने वाले समय में हमारे लोग जो ये 3 साल, 3.25 साल का जो शासनकाल रहा है, इसमें जो सरकार की विफलताएं हैं और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दरमियान से कई योजनाओं का लाभ डायरेक्ट लोगों को जो मिल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना का मामला हो, चाहे नल जल योजना का मामला हो, अमृत मिशन का मामला हो, अपने घर घर तक लोगों के लिए घर कनेक्टिविटी का मामला हो, ऐसे बहुत सी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ जो उनको मिल रहा है। उसके अलावा जो राज्य सरकार की मतलब यदि हम असफलता कहें तो इनके जो नरवा गुरवा धुरवा बाड़ी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार की थी। यदि ये बस्तर की हम बात करें तो बस्तर में आप आके देखेंगे तो कहीं नरवा गुरवा धुरवा बाड़ी कहीं भी सक्सेस नहीं है। पूरे सुन रहे होंगे आप बाफना जी को, सरकार की 3 साल की विफलताएं और लंबी चौड़ी बीजेपी की कार्यकर्ताओं की फौज है, ना कहीं दोनों के बारे में आपकी क्या सोच है? कांग्रेस पार्टी कैसे वहां पर अपना दबदबा कायम रख पाएगी? क्या सक्रियता चिंतित करती है बीजेपी की वहां? निश्चित देखिए पुनीत जी, आज बस्तर की जनता, बस्तर के मतदाता इस चीज का कंपेयर कर रहे हैं कि जो काम पिछले 3.25 साल में हुए, उन सारे कामों को तो 15 साल पहले हो जाना था। आज बस्तर के लोग 15 साल तक डायरिया और मलेरिया जैसी सामान्य बीमारियों से मरते थे। हमारी सरकार ने जब हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया, उसके बाद में इसमें बहुत उच्च स्तर पर कमी आई। कहीं न कहीं बस्तर के लोगों, बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन तो एक दशक पहले कर लिया जाना था भाई। इसीलिए तो नया राज्य बना था कि बस्तर से भोपाल की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन दुर्भाग्य से रायपुर से बस्तर की दूरी भोपाल से भी ज्यादा हो गई। बस्तर के जो हमारे रायपुर के हुक्मरान पिछले 1.5 दशक में बैठे हुए थे, उन्होंने बस्तर को उपेक्षित रखा, बस्तर के लोगों का विश्वास उपेक्षित रखा, बस्तर के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों को उपेक्षित रखा। नहीं, पर अब प्रभारी महोदया भारतीय जनता पार्टी की पूरा फोकस अपना बस्तर पर रखें। प्राधिकरण का पदाधिकारी अध्यक्ष वहां के आदिवासी विधायक को बनाया गया ताकि कोई फर्क नहीं। आज पूछते हैं लोग वहां से कि मैडम क्यों बस्तर को उपेक्षित रखा था? 15 साल तक आपकी सरकार थी, क्यों बस्तर को उपेक्षित रखा गया था? प्रभारी महोदय सवाल थे, प्रभारी महोदय यही समझ लीजिए कि 1.5 दशक तक जो सरकार में थे, ऐसे किसी को भी नहीं ले जाना चाहती हैं। क्यों प्रभारी महोदय रमन सिंह को नहीं? पहली बार ऐसा हो गया कि प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष को बस्तर नहीं ले जा रही है।
क्यों नहीं ले जा रही? अपना जी उत्तर दे सकते हैं आप इसका जल्दी से। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जाएंगी वहां पे, वहां की जनता पूछेगी। ऐसा कोई मामला नहीं है, प्रभारी महोदय डायरेक्ट हैदराबाद से यहाँ एयर कनेक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पहुंच रही है। उसमें हमारे संगठन के महामंत्री यहाँ आते हैं, साथ में हमारे प्रदेश के लोग हैं वो भी आते हैं, रहते हैं, हमारे प्रभारी हैं वो भी आते हैं, रहते हैं। बस्तर में प्रॉब्लम नहीं, चिंतन बैठक हुई, चिंतन बैठक में बस्तर में सभी लोग आए, सभी लोग रुके, सभी लोगों ने बस्तर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पे चिंतन मनन किया और आने वाले समय में सरकार कैसे बनेगी इस बारे में चिंता किया कि आपने कैसे आपने राज्य सरकार की जो विफलता है, चाहे बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, चलिए दोनों पक्षों के पास में अपने अपने सियासी अस्त्र हम कह सकते हैं। एक तरफ आप बता रहे हैं कि सरकार की नाकामियां हैं और हमारे शासनकाल की उपलब्धियां हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो काम आज उन्होंने किए 3 साल में वो काम 15 साल में हो जाने चाहिए थे। और इलाके के लोगों की मांग भी आप दोनों ने सुनी है। आप दोनों का शुक्रिया। आप देखते हैं कि बस्तर किसका साथ देगा, लेकिन फिलहाल अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट बेहतर कौन करता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।